अच्छा जी, वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा कि इसकी जो हल्का सा आपको मैं बैकग्राउंड देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें चल रही थी। जो वेब जब शुरू हुई थी ना, नॉर्मली ये वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आए हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते। टेलीविज़न था पहले, फिर रेडियो था, रेडियो से टेलीविज़न आ गया, फिर इस तरह से हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह, फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू, टेलीफोन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह हम इंफॉर्मेशन कन्वे करते थे। लेकिन वो बहुत लिमिटेड थी, लाइक वन टू वन पर्सन थी, वन टू मैनी थी इन केस ऑफ रेडियो, इन केस ऑफ टेलीविज़न वो एक से ज़्यादा जगहों पे रिपीट होती थी चीज़ें। लेकिन वो स्टिल इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि जिसको मुझे बार बार फाइंड करना डिफ़िकल्ट था। जैसे अगर टेलीविज़न में भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है और उसको मैं दोबारा गेट करना चाह रहा हूँ, तो इतना आसान नहीं था उसको प्ले बैक करना, उसको वहाँ पे जाना। या टेलीफोन के ज़रिए किसी ने वन ऑन वन मुझसे कम्युनिकेशन की है, तो उसको भी दोबारा रिकॉर्ड रखना, उसको अंडरस्टैंडिंग बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। और एक की अपनी बात फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, वो भी डिफ़िकल्ट था। तो फिर वो न्यूज़पेपर वाला आइडिया आया कि न्यूज़पेपर ट्रांसफ़र करें ताकि इन्फॉर्मेशन परसिस्ट रहे, लोग उसको सेव करके रखें अपने पास और उसको बार बार अगर पढ़ना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन को पढ़ें। उसी कॉन्टेक्स्ट से फिर ये वेब का कंसेप्ट आया था, जिसमें क्या होता था कि हम इंफॉर्मेशन को एक प्लेस पे राइट कर देंगे इंटरनेट के ज़रिए। जब ये इंटरनेट आया उसके बाद की बात है, यानी कि इसको हम डिजिटल न्यूज़पेपर बोलते थे वेरी स्टार्टिंग। न्यूज़पेपर था, जब इंटरनेट आया तो उसको हम डिजिटल न्यूज़पेपर बोलते थे कि हम डिजिटल न्यूज़पेपर बना रहे होंगे। सही है। अच्छा, उस डिजिटल न्यूज़पेपर से ये वेबसाइट्स का कंसेप्ट आया था कि जो इन्फॉर्मेशन हम न्यूज़पेपर में डालते हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की बातें। जैसे न्यूज़पेपर है, उसमें हॉस्पिटल की भी बात चल रही है, उसमें आईटी के कोर्स की भी कोई बात चल रही है, उसमें कोई भी ज़रूरी बातें भी चल रही हैं, यानी कि उसमें हर फील्ड की बात चल रही है एक ही न्यूज़पेपर के अंदर। अब उसमें से हमें अपनी राइट इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। तो वहाँ से ये लोगों को आइडिया आया कि हम कोई एक ऐसा पेपर बनाएंगे, न्यूज़पेपर या डिजिटल पेपर, जिसके अंदर जब हम चीज़ों को राइट करेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर आइडिया के अगेंस्ट होंगी। वो इन्फॉर्मेशन एक ऐसी होगी जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर जो है इंफॉर्मेशन रखेंगे और लोग उसके ऊपर बार बार आ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ लिखी है उससे लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को गेन करके हमें चीज़ों का पता लग सकता है। सही है। तो जैसे अलाइड हॉस्पिटल में की कोई वेबसाइट हो तो उनके कौन कौन से वहाँ पे ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से डॉक्टर सेटिंग करते हैं, किन की क्या टाइमिंग्स हैं, अगर वो एक जगह से मुझे बात मिल रही है तो मेरा काफ़ी हेल्प हो सकती है, मेरा वहाँ पे जाके फिज़िकली टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसी तरह और भी आइडियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक प्लेस पे हमें राइट हो जाती है, मिल जाती है। सही है। यहाँ से ये वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट का कंसेप्ट आया था कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे रखो ताकि यूज़र जो हैं, लोग उस इन्फॉर्मेशन को जिसने भी देखना है वो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाए या उस प्लेस पे जाए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को गेन करके ले आए। अच्छा, अब ये वेब डेवलपमेंट हमने जब ये वेब डेवलपमेंट की जो बेसिक स्टार्टिंग पे लैंग्वेजेस थी जिसके थ्रू हम इसको डेवलप करते थे, डेफिनेटली चूंकि ये डिजिटल था तो कंप्यूटर पे चलता था या लैपटॉप पे चल रहा है या मोबाइल पे चलता था, और उसको बनाने के लिए भी फिर डिजिटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे लाइक जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, इन चीज़ों की। यानी कि ये हमारे पास नॉलेज होगा तो हम फिर वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये हमें ज़रूरत पड़ती थी। तो इसकी टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती रही हैं, हर वक्त में डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी सेट जो है उसके अंदर हम वेब डेवलपमेंट करते रहे हैं। और ये अभी भी ऐसे ही है। जैसे अभी अगर हम देखें वेब डेवलपमेंट के अंदर जिस फ्रेमवर्क के अंदर वेब डेवलपमेंट हो रही है, मैं आपको वो राइट कर देता हूँ ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। लाइक हमने टाइपस्क्रिप्ट सीखी है और टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए भी हमारे पास मल्टीपल वेज हैं जिसके थ्रू हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। और पाइथन से भी कर सकते हैं, रबी एंड रेल से कर सकते हैं, हम जो है गो लैंग्वेज से कर सकते हैं, हम जावा में भी समवेयर सर्वर बना लेते हैं, उसमें हम काम कर सकते हैं, पीएचपी में कर सकते हैं, डॉट नेट में वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वेब डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली, जिसके अंदर हम वेबसाइट की डेवलपमेंट करते हैं। सही है। रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी मैंने बोली हैं।
PHP है, .NET है, रबी ऑन रेल है, पाइथन है। पाइथन में भी दो तरह से वेब डेवलपमेंट होती है, एक फ्लास्क उसका फ्रेमवर्क है, एक इसका जेंगो फ्रेमवर्क है। उसके बाद हमारे पास जो है जावा है, हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज है। उसके बाद हमारे पास जो है .NET है, PHP है। ये सारी चीज़ों के अंदर वेब डेवलपमेंट ही होती है। मतलब कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, मेरे ख्याल से अगर हम गिने तो ये 10 से ऊपर बनती हैं जिनके अंदर वेब डेवलपमेंट हो सकती है अभी भी, आज के दौर में भी, और लोग समवेयर किसी तरह से करते भी हैं स्टिल। अच्छा, अब हमने उन सारे फ्रेमवर्क, उन सारी चीज़ों से वेब डेवलपमेंट को बनाने के लिए हम उन सबको नहीं चूज़ कर रहे। रीज़न इज़ दिस, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रही हैं। जैसे एक दौर आया है कि C# और .NET में बहुत वेब डेवलपमेंट हुई है, एक दौर आया है कि PHP में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, अभी भी कुछ लोग काम करते हैं। फिर एक दौर आया है कि पुराने, फिर उसके बाद पाइथन में भी वेब डेवलपमेंट हुई है, उसमें भी लोग काम करते हैं। फिर एक दौर आया है कि उसके अंदर जो है वो उससे पहले जो है वो चलती थी जो है पुराने दौरों में चले जाएं, उसमें XML और HTML और इस तरह की चीज़ों में भी जब स्टार्टिंग में पेजेस बनते थे सिंपल वाले, और उसमें इतनी ज़्यादा इंटरेक्टिविटी नहीं होती थी, तो टाइम टू टाइम वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी लैंग्वेजेस चेंज होती रही हैं। सही है। अच्छा, हम उन सारी लैंग्वेजेस में नहीं जा रहे क्योंकि उनकी ड्यूरेशन ऐसा ऐसा ख़त्म हो गई है, अब वो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है वेब को डेवलप करने में। अच्छा, लेकिन स्टिल चूँकि बना सकते हैं तो मसला नहीं है। लेकिन ये है कि एक चीज़ को, एक चीज़ में मैंने आपको पहले बोला था ना कि किसी एक चीज़ के अंदर लोग ज़्यादा काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा मॉड्यूल्स बन जाते हैं, कोड के स्निपेट बन जाते हैं, फ्रेमवर्क्स बन जाते हैं, पैकेजेस, लाइब्रेरीज बन जाती हैं। उनको रीयूज़ करके फिर वो काम करना ज़्यादा आसान होता है, जल्दी हो जाता है। वो उसको हम उस जिसके अंदर ज़्यादा फ्रेमवर्क बन रहे हैं, इसका मतलब है कि ज़्यादा कोडिंग उसमें हुई है। जिसमें ज़्यादा लाइब्रेरीज बन रही है तो ज़्यादा कोडिंग उसमें हुई है। जब जिस चीज़ में ज़्यादा कोडिंग हुई है तो इसका मतलब वो ज़्यादा पॉपुलर है। यही डेफिनेशन होगी ना पॉपुलैरिटी की, कि जितने ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उसको हम पॉपुलैरिटी बोलते हैं। तो अब जितने ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया उतने ज़्यादा फ्रेमवर्क बने, जब ज़्यादा फ्रेमवर्क बने, लाइब्रेरीज बनी, पैकेजेस बने, उतनी पॉपुलैरिटी हमारे पास ज़्यादा ही। जब ज़्यादा पॉपुलैरिटी आई तो उससे हमें ज़्यादा समझ में आता है कि हमें किस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। तो इसलिए वेब डेवलपमेंट में हम सारी लैंग्वेज में काम नहीं करेंगे, हम जिस लैंग्वेज को चूज़ करेंगे वो है टाइपस्क्रिप्ट। वो हमने क्यों चूज़ की है? रीज़न इज़ दिस कि वेब डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे अच्छी लैंग्वेज चलने वाली है, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट एक ही बात है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज चलेगी वो टाइपस्क्रिप्ट है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लाइब्रेरीज बन रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कोड हो रहा है, सबसे ज़्यादा उसमें प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं और फ्यूचर में सबसे ज़्यादा उसमें काम होगा। तो उस वजह से हमने चूज़ कर लिया वेब डेवलपमेंट में जो हम लैंग्वेज चूज़ करेंगे वो टाइपस्क्रिप्ट है। तो वो हमने ऑलरेडी कवर भी कर लिया है। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड कर रहे होंगे वेब डेवलपमेंट को करने के लिए। सही है। तो मेनली हम बेस में टाइपस्क्रिप्ट चला रहे होंगे वेब को डेवलप करने के लिए। अच्छा, एक प्रोग्राम वेब को डेवलप करने के लिए मल्टीपल चीज़ें चाहिए। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, वो हमने काफ़ी ज़्यादा लिस्ट में से एक चूज़ कर लिया। वो लिस्ट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? PHP है, .NET है, सॉरी C# है। उसके बाद और लैंग्वेज हमारे पास जो है पाइथन है। उसके बाद हमारे पास जो है वो जावा है। उसके बाद हमारे पास रबी ऑन रेल में लोग काम करते हैं, रस्ट है उसमें काम करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उनमें से हमने जो चूज़ कर ली वो टाइपस्क्रिप्ट। क्यों चूज़ की? पॉपुलैरिटी की वजह से, कि सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसमें है और सबसे ज़्यादा लोग इसमें काम करना चाह रहे हैं और फ्यूचर में इसमें ज़्यादा काम होगा, इसलिए हमने लैंग्वेज ये चूज़ कर ली। सही है। अच्छा, वेब को डेवलप करने के लिए ना 3 चीज़ें चाहिए। वेब को डेवलप करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। अच्छा, मोबाइल को डेवलप करने के लिए भी 3 ही चीज़ें चाहिए। जिस तरह वेब को चाहिए उस तरह मोबाइल को भी 3 ही चाहिए। अच्छा, वेब को डेवलप करने के लिए एक, या मोबाइल को डेवलप करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है, वो हमने चूज़ कर ली टाइपस्क्रिप्ट। बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस के मैंने नाम लिए हैं जो कि हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उनकी एक ग्राफ था
वो ग्राफ अब गिर चुका है, अब लोग उसमें काम नहीं करना चाहते, फ्यूचर नहीं है उसके अंदर। चूंकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में रहना चाहते हैं तो हमने वेब डेवलपमेंट में भी सबसे लेटेस्ट लैंग्वेज चूज कर ली टाइपस्क्रिप्ट, जिसका फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है, इसलिए हम इसमें कोड करना चाहते हैं, ये हमने लैंग्वेज चूज कर ली। अच्छा, उसके बाद वेब के अंदर लैंग्वेज के अलावा दो चीज़ें और शामिल होती हैं। एक जो है, एक को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाना, और एक को हम बोलते हैं उसको स्टाइल करना, उस स्ट्रक्चर को स्टाइल करना। तो अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने की जो वे है, या उसको आप लैंग्वेज ही बोल लो दूसरे वे में, अच्छा 3 ये मॉड्यूल हैं। अच्छा, वो शुरू से एक ही चलता आ रहा है, XML से HTML हुआ और अब HTML5 चल रहा है मेनली। तो ये इसका स्ट्रक्चर अगर देखें XML में या HTML में, HTML 1.0, 2.0 या HTML5, वो तकरीबन सिमिलर ही है, सही है। तो ये शुरू से यही है। और मोस्टली जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिसमें वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे PHP है, तो उसमें भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, HTML। और जो डिज़ाइनिंग की मॉड्यूल शुरू से चलता आ रहा है, जिसे हम डिज़ाइनिंग करते हैं, वो शुरू से यही चलता आ रहा है, जिसको हम CSS बोलते हैं। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है, HTML और CSS में, और लैंग्वेज कहाँ पे काम करती है? इन तीनों, मतलब ये 3 मॉड्यूल्स क्यों हैं, एक लैंग्वेज ही सारा कुछ क्यों नहीं कर पा रही? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। HTML बनाती है स्ट्रक्चर, हम इसको बिल्डिंग से कंसिडर करते हैं। जब बिल्डिंग में हम ब्रिक्स लगा के या ईंटें लगा के स्ट्रक्चर बनाते हैं ना शुरू में, तो वो सारी बिल्डिंग होती है हमारी, ऐसे ही है ना। और जितनी भी हम कंक्रीट डालते हैं, या जितना भी स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम ग्रे स्ट्रक्चर घर बोलते हैं, जब हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं जिसको ग्रे स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके अंदर खूबसूरती कुछ नहीं होती, लेकिन जिस तरह का उसने बनना है वो बन चुका होता है वैसे, यानी कि उसका लेआउट सारा बन चुका होता है। अब उसमें खूबसूरती नहीं होती। उसमें खूबसूरती कैसे आती है, जब हम उसको प्लस्तर वगैरह करते हैं, मजीद उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स और यूज़ करते हैं, उसकी स्टाइलिंग करते हैं, तो उसके अंदर खूबसूरती आ जाती है। ऐसे ही उस पर पेंट लगाते हैं, उस पर डिफरेंट कलर्स करते हैं, तो उससे उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है, खूबसूरती आती है। स्ट्रक्चर वही था, उसको खूबसूरत बना दिया। तो सेम ऐसे ही है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो HTML से बनेगा, यानी कि बिल्डिंग जो है वो HTML से बनेगी, उसकी खूबसूरती या उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग है वो CSS से आएगी। और फिर लैंग्वेज क्या करेगी, उसके अंदर जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो जो रन होगा, वो चीज़ जो है वो टाइपस्क्रिप्ट हैंडल करेगी। मेरी बात समझ रहे हो? लाइक ये कैलकुलेटर है। अच्छा, इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, कि 7 इधर होगा, क्रॉस इधर होगा, ये बटन्स इधर होंगे, ये चीज़ इस तरह डिफाइन करेंगी। ये सारा डिफाइन हुआ है HTML में। किस में डिफाइन हुआ है? HTML के अंदर। अच्छा, अब इस HTML के अंदर जो ये जो खूबसूरती नज़र आ रही है, कि इसको यहाँ पे येलो करना है, इसको थोड़ा हल्का ग्रे करना है, लाइट ग्रे, इसको थोड़ा डार्क ग्रे करना है, ये कलर ऐसे करने हैं, ये जो चीज़ है ना, इसको बोल रहे हैं हम CSS। यानी कि जो लेआउट बनाया, कि इधर डिजिट नज़र आएंगे, इधर फार्मूलाज नज़र आएंगे, इधर जो है आपको कोटेशंस नज़र आएंगी, ये सारी चीज़ें हुई हैं HTML से। फिर इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो चीज़ हुई है CSS से। अब ये जो फीचर कर रहा है, लाइक मैं इस बटन पे करता हूँ तो ये गुम हो जाता है। अब ये जो गुम हुआ है ना, ये टाइपस्क्रिप्ट ने किया है। जो हाइड हुआ है, ये टाइपस्क्रिप्ट ने किया है। अब ये जो दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑन होता है, ये भी टाइपस्क्रिप्ट ने किया है। अब मैं इसको 7+7 करता हूँ, तो ये जो 14 आंसर आए हैं, ये भी आप लोगों ने प्रोग्राम उसमें किया था ना टाइपस्क्रिप्ट में, ऐसे प्रोग्राम कि 2 नंबर को हम यूजर से लेके जब सम करते हैं तो वो 14 हो जाता है। तो वो टाइपस्क्रिप्ट कर सकती है, वो HTML नहीं कर सकती। यानी कि कोई बटन पे क्लिक होगा, कोई फंक्शनैलिटी लगेगी, कोई नंबर्स प्लस होंगे, ऐड होंगे, माइनस होंगे, इस तरह के काम होंगे, या कोई फार्मूलाज लगेंगे, वहां पे लैंग्वेज काम करती है। तो इसका मतलब है कि एक पूरी वेबसाइट डेवलप करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है, HTML, CSS और टाइपस्क्रिप्ट, यानी कि एक लैंग्वेज। ये 3 चीज़ें होंगी तो फिर आप कोड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, जब हम दूसरी लैंग्वेजेस की बात करते थे जो इसके साथ अक्सर चलती हैं, लाइक PHP,
चलती है वेब बनाने के लिए, पाइथन चलती है इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे और क्या है हमारे पास जो है सी शार्प है, और उसके बाद चलो ये मेन हमने लैंग्वेज लिख दी जो ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, इनसे हम ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं। अब जब मैं ये लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ तो बाकी की दो चीज़ें स्टिल वहीं पे रहती हैं। तो इसका मतलब अगर किसी ने HTML सीखी है या CSS सीखी है तो उसको मेनली लैंग्वेज चेंज होने से इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब वेबसाइट के दो हिस्से वो स्टिल बना सकता है। मतलब अगर आपको HTML CSS आती है, आप पाइथन लैंग्वेज साथ यूज कर रहे हैं, तो ये दो चीजें एग्जैक्ट सेम यूज होंगी, फर्क नहीं आएगा। अगर आप PHP यूज कर रहे हैं तो स्टिल ये दो चीजें एग्जैक्ट सेम यूज होंगी। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो ये दो मॉड्यूल एग्जैक्ट सेम यूज होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए वेबसाइट के जो दो दूसरे मॉड्यूल्स हैं जिससे वेबसाइट बनती है उन पे इफेक्ट नहीं आता। तो इसलिए जब आप PHP में काम करने जाएंगे तो आपको HTML CSS वहां पे भी नजर आएगी। आप अगर पाइथन में काम करने जाएंगे वेब डेवलपमेंट तो आपको HTML CSS वहां पे भी नजर आएगी। टाइपस्क्रिप्ट में काम करेंगे तो वहां पे भी नजर आएगी। सही है। तो इसका मतलब है कि ये तो जनरल वेब डेवलपमेंट करने के लिए ज्यादा जो चेंजेस आए हैं ना वो इस लेवल पे आए हैं। वेब डेवलपमेंट में इन दो लेवल पे भी चेंजेस आए हैं, वो मैं बताऊंगा कि क्या चेंजेस आए हैं, लेकिन मेनली जो ज्यादा चेंजेस आए हैं ना वो इस लेवल पे आए हैं पिछले 2-3 डेकेड्स में। वो क्या चेंजेस आए हैं कि लाइक आप टाइपस्क्रिप्ट से PHP से चले गए जावास्क्रिप्ट में, फिर टाइपस्क्रिप्ट में चले गए, या उससे पहले सी शार्प में थे। ये जितनी चेंजेस आई वो लैंग्वेज लेवल पे आई हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो नहीं आई HTML और यहाँ पे। सही है। अच्छा, अब लैंग्वेज से आगे बात आती है, एक लैंग्वेज से हम काम कर सकते हैं। उस लैंग्वेज के अंदर एक काम को करने के लिए लोगों ने बहुत सारा कोड लिख के रखा होता है। क्या लिख के और रखा होता है? बहुत सारा कोड जिसमें एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा काम हो सकता है। उसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क्स। क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क्स। क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है, लोगों ने लाइक टाइपस्क्रिप्ट में या पाइथन में या सी शार्प में मैं कोड करके वेबसाइट बना सकता हूं जीरो से, लेकिन उसको जीरो से बनाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। सही है। तो इसके अगेंस्ट लोगों ने कुछ ऐसा कोड करके रखा है जिसके अंदर आप उस पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट को क्विक स्टार्ट बड़ी जल्दी कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। मतलब आपने जल्दी से काम करना शुरू कर दिया, उसने सारा स्टार्टर पैकेज बना के रखा है, जो जो चीजें चाहिए उसने इकट्ठी करके रख दी हैं, ताकि बार बार लोगों को वो सारी चीजें इकट्ठी करके रखनी ना पड़े। उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। अच्छा, ये फ्रेमवर्क ना हर लैंग्वेज में होते हैं। क्या हर लैंग्वेज में जीरो से भी काम हो सकता है और विद फ्रेमवर्क भी हो सकता है? हम किस वाले पाथ पे जाएंगे? विद फ्रेमवर्क पे। विद फ्रेमवर्क पे क्यों जाएंगे? वही बात कि अगर एक वेबसाइट जो है वो 10 दिन में बनती है, हमने इसको महीने में नहीं बनाना। अगर महीने में बनाना सीखेंगे तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, क्लाइंट निकल जाएगा हाथ से। बात समझ रहे हो? तो इसलिए हम वो सारे फ्रेमवर्क सीखेंगे जिससे चीज़ें होती हैं। अब जैसे आप बोलेंगे क्या जिस तरह टाइपस्क्रिप्ट में फ्रेमवर्क हैं, क्या उसमें PHP में फ्रेमवर्क होंगे? तो डेफिनेटली उसमें लारावेल और कोग्निटर और बहुत सारे उसके फ्रेमवर्क्स भी होते हैं। क्या सी शार्प में फ्रेमवर्क होंगे? उसके .NET और बहुत सारे डिफरेंट .NET में लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं। पाइथन में होंगे, उसमें भी हैं फ्लास्क और जेंगो, और इस तरह रबी एंड रेल्स और भी जितनी लैंग्वेजेस देख लें, जावा, स्प्रिंग, उन सब के अंदर फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? उसने बेसिक्स टाइमलाइन हमें बना के दे दी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बोलेंगे जिस तरह लैंग्वेजेस में फ्रेमवर्क हैं, क्या हमें इन दो लेवल पे जो उसके दो मॉड्यूल हैं HTML5 और CSS, यहाँ पे फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं पड़ती? ये हमारे माइंड में क्वेश्चन होगा ना। अच्छा, जिस तरह लैंग्वेजेस में फ्रेमवर्क है इस तरह यहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। सही है। जैसा कि यहाँ पे फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, उसमें आती है टेलमेंट, उसमें टेलमेंट CSS, बूटस्ट्रैप, फाउंडेशन मैंने कभी यूज़ नहीं की, चलो लिख देते हैं आपके कहने पे, और MUI, मटेरियल UI, एंड डिज़ाइन, आर्ट डिज़ाइन,
मटेरियल CSS बस करेंगे, लिखते जाएं काफ़ी हैं। तो आइडियली CSS में भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। अब हम किस फ्रेमवर्क में जाएंगे? अब देखो, पहले जिस तरह हमने लैंग्वेजेस चूज की कि भाई बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, किस लैंग्वेज में जाना है। देखो HTML5 और CSS3 में, सॉरी ये CSS3 बोलते हैं इसको ज़्यादातर, इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम तो वही यूज़ करेंगे जो हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें बनी नहीं हैं, इसलिए हम CSS3 और HTML5 में ही हैं। अच्छा, अब हमने जिस तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज चूज़ की, अब आगे CSS के भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं और आगे अब लैंग्वेजेस के भी बहुत सारे मतलब एक लैंग्वेज में भी आगे बहुत फ्रेमवर्क है। जैसे पाइथन है ना, तो पाइथन लैंग्वेजेस में, पाइथन के अंदर जब वेब डेवलपमेंट करनी है, पाइथन वेब डेवलपमेंट करने के लिए दो फ्रेमवर्क हैं। एक का नाम है जेंगो, जेंगो को डी साइलेंस होता है तो जेंगो बोलते हैं, और दूसरा है हमारे पास जो है वो फ्लास्क। ये दो फ्रेमवर्क हैं जो पाइथन में चलते हैं। ऐसे में PHP में जाऊं तो उसके 8-10 उसके फ्रेमवर्क्स हैं, ऐसे में C# में जाऊं तो उसके फ्रेमवर्क्स हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये आता है कि टाइपस्क्रिप्ट के भी डेफिनेटली फ्रेमवर्क होंगे, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी फ्रेमवर्क्स हैं। उन फ्रेमवर्क के हम ऊपर बात करेंगे अभी। अच्छा, वो फ्रेमवर्क क्या हैं? शुरू में ना टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फ्रेमवर्क चलता था, स्टार्टिंग में जो फ्रेमवर्क बना था ना जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट का, उसको हम jQuery बोलते थे, जो मोस्टली जिसके अंदर हम काम करते थे। अक्सर लोगों ने सुना होगा, स्टार्टिंग में ये वाला फ्रेमवर्क जो है jQuery करके आया था। ये मैं बात कर रहा हूँ जब स्टार्टिंग में 2010 में 5 में जब वेबसाइट बनती थी, ज़्यादातर लोग ना इसका जो फ्रेमवर्क है वो jQuery था, वो यूज़ करते थे ज़्यादा लोग, जो वेब डेवलपमेंट यानी कि जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की स्पीड को इंक्रीज़ करता था। फ्रेमवर्क हमेशा हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होता है, जल्दी काम करना होता है, ये चलते थे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, जब ये काम हम कर रहे थे jQuery वाला और जिसके अंदर हम वेबसाइट को डेवलप कर रहे थे, अच्छा इसके बाद क्या हुआ कि इसी काम को करने के लिए ना jQuery को छोड़ के इसके अल्टरनेटिव में, इससे आगे हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के 3 फ्रेमवर्क आते हैं। कितने आते हैं? 3 फ्रेमवर्क आते हैं, उनको मैं ड्रा कर लेता हूं। अच्छा जी, एक का नाम था AngularJS, दूसरे का नाम था React.js और तीसरे का नाम था Vue.js। यानी कि टाइपस्क्रिप्ट से jQuery में शिफ्ट हुए ताकि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। फिर jQuery से हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए, React.js, AngularJS और Vue.js। ये मेनली, और भी छोटे मोटे आते रहे हैं, लेकिन मेनली जो पॉपुलर है वो ये 3 हुए। अच्छा, 2015 की बात है कि जब ये तकरीबन मेरे ख्याल से 11 में React.js आया था, फिर 12-13 में ये अच्छा चला, 13 में ये पब्लिक हो गया, अच्छा चला। 15 के अंदर स्टार्टिंग में हम लोग भी एंगुलर पढ़ते थे और एंगुलर सीखते थे स्टार्टिंग में, लेकिन 15 में जब हमने फोकस किया और सरदार ने फोकस किया कि React.js विल बी दी विनर, ये गेम चेंज कर देगा, ये इन तीनों में से विन करेगा। क्योंकि जो चीज़ ने पॉपुलर होना होता है ना, अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। जिन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया वो एंगुलर में रहे, उन्होंने बहुत नुकसान उठाया एज कम्पेयर टू जो इसमें आए। क्योंकि अब 2022 तक इसमें बहुत काम हुआ, इतना काम आया, समझो कि सारी वेब डेवलपमेंट इसमें हुई, इतना काम आया। और जिन्होंने, जो इसमें नहीं आए उन्होंने बहुत नुकसान उठाया, और जिन्होंने इसको सीखा उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। इसी एज कम्पेयर टू अगर हम दूसरी लैंग्वेज में भी जाते हैं, वो जो पॉपुलर लैंग्वेज नहीं उठाएंगे तो उसमें हम नुकसान उठाएंगे। सही है, तो इसलिए ये 3 फ्रेमवर्क ज़्यादा पॉपुलर हुए। लेकिन इनमें से आज के दौर तक, चूंकि वक्त गुजर गया है, मैं 2015 से 2023 में आ चुका हूँ, चूंकि वक्त गुजर चुका है और हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि React.js विन कर चुके हैं। तो चूंकि React.js विन कर चुका है, तो इसलिए हम ये 2 फ्रेमवर्क की तो बात ही नहीं करेंगे, हम तो बात करेंगे React की जो विन कर गया।
अब चूंकि रिएक्ट विन कर चुका है और अब रिएक्ट में भी बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, अब लोगों ने कहा कि देखो अब एंगुलर और व्यू की बातें करने का फायदा नहीं है, क्योंकि रिएक्ट विन कर चुका है, एक चीज़ क्लैरिटी पता लग गई है कि रिएक्ट विन हो गया है, अब इसको मजीद दोबारा से एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा कि आप रिएक्ट में कोई इनसे ऐसे फ्रेमवर्क बनाए जाएं जो रिएक्ट से भी ज्यादा इंप्रूव कर दें चीजों को। अब मतलब मैं बेस इसको बना लूं और इससे काम करने शुरू करूं रेदर देन कि मैं खुद से काम करूं। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, उसमें फिर लोगों ने काम करना शुरू किया। अच्छा, उसमें काम करना शुरू किया। अब मैं वो आइडियाज़ पे आऊँगा कि नेक्स्ट और रिएक्ट इन चीज़ों में क्या फ़र्क है, लेकिन आइडियली चूंकि रिएक्ट विन कर चुका था तो अब हम रिएक्ट को लेके आगे चलेंगे। रिएक्ट को लेके जब हम आगे चलेंगे तो इससे जो नया काम हुआ ना, जिससे रिएक्ट की दुनिया से आगे हम आ गए, तो उसमें जो सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क जो आजकल चल रहा है नेक्स्ट.जेएस 14, उसको मैं बोल रहा हूँ। सही है? अच्छा, उसके साथ छोटे छोटे फ्रेमवर्क इसके और भी आए, जस्ट लाइक उसमें भी काम होता रहा। उसमें गेट्स भी है। मैं आपको सारे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ना थोड़ी वोकैबुलरी बन जाए। उसमें नस्ट करके भी एक फ्रेमवर्क था, और भी इस तरह के छोटे छोटे फ्रेमवर्क जो हैं। और कौन सा है? रिमिक्स है। मैं सारे लिख देता हूँ, वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन दो चार और भी इस तरह के फ्रेमवर्क्स हैं जो रिएक्ट जेएस की बेस पे बने। ठीक हो गया? अब ये बात समझ आ रही है? हम इसके आगे नहीं जा रहे और उनके आगे फ्रेमवर्क आए भी नहीं। रीजन इज दिस, जो चीज़ विन हुई लोगों ने उसमें रिसर्च की, जब उसमें रिसर्च की तो उसमें मजीद जिद्दत लेके आए, जब मजीद जिद्दत लेके आए तो उसमें मजीद फ्रेमवर्क्स आने शुरू हो गए। अच्छा, अब रिएक्ट जेएस में जब हम काम करते थे ना 2015 में, तो तब ये वाले फ्रेमवर्क्स नहीं होते थे, 18 में भी नहीं होते थे, 20 में भी नहीं होते थे। फिर 21-22 में क्या हुआ कि गेट्सबी करके आया एक फ्रेमवर्क, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट जेएस आया, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। अब इन 2-3 सालों में ये चीज़ की क्लैरिटी मिल गई कि इसके जो बाकी फ्रेमवर्क आ रहे हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया था कि भाई रिएक्ट इज़ द विनर, इसको पकड़ लो। अब हमने इस वाले लेवल पे हमने ये अंदाजा लगा लिया है कि नेक्स्ट जेएस इज द विनर, इसको पकड़ लो, क्योंकि अब हमें 100% क्लैरिटी आ गई है ये वाला जो फ्रेमवर्क है ना, ये बिकने वाला है, ये चलने वाला है। बाकी सब फारग है ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च, जो उन्होंने काम किया है उस बेस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूं। यहां तक किसी को इशू? हाँ जी, अभी वो मैं सिर्फ अभी फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, ताकि मैं एक जो नेक्स्ट जेएस हमने पढ़ना है ना वो कैसे आया है, मैं उसका ज़रा डायग्राम आपको ड्रा करके दिखा रहा था। अभी मैं नोड पे जाऊँगा। एक्चुअली नोड तो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, वो हम नेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं या सेपरेट यूज़ कर रहे हैं, वो कंसेप्ट उसका सिमिलर है। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे चीज़ें चल रही हैं। सही है? अच्छा, यहाँ तक वेब शुरू हुई, वेब से टाइप्स की लैंग्वेज चूज़ की और ऑप्शंस थे, उनको हमने नहीं छेड़ा। फिर उसका फ्रेमवर्क जेक्यू आया, वो भी हमने नहीं छेड़ा, मतलब वो तो वक्त गुजर गया ना। उसके बाद रिएक्ट एंगुलर व्यू आया, उसको भी नहीं हमने छेड़ा। उसके बाद जो है फिर हमने हमारे पास जो है गेट्सबी, नेक्स्ट जेएस, रिमिक्स वगैरह आए, उनमें से हमने नेक्स्ट जेएस 14 को पकड़ लिया। यानी कि ये हमारा फ्रेमवर्क है जिसमें हम काम करने वाले हैं। रीज़न इज दिस के इसके अंदर ग्रोथ है, इसमें पॉपुलैरिटी है, इसी में ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, सब कुछ इसी में हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द डिमांड, उसकी बेस पे हमने ये कर लिया। मतलब इस 2023 में जो लोग रिएक्ट सीखने सिर्फ जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड इनफ टू बी ऑनेस्ट। रीजन इज दिस कि भाई रिएक्ट में जब काम ही नहीं हो रहा तो उसको सीख के क्या करना है? जो पिछला काम चलते आ रहा है वो हो रहा है। जैसे पीएचपी में स्टिल काम हो रहा है, रीजन इज दिस कि उसमें जो काम चलते आ रहा है वो हो रहा है, नया काम नहीं हो रहा। तो चूंकि नया काम नेक्स्ट में हो रहा है तो हमने तो नया काम पकड़ना है, तो जो नया काम पकड़ने वाली चीज़ है, जो टूल है, उसको हमने सीखना है। तो इसलिए हम नेक्स्ट जेएस 14 के अंदर आ चुके हैं। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, ये जो जितने मैंने एरिया वेब डेवलपमेंट का ड्रा किया है ना, इस एरिया को बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये सारी है ना, मतलब देखो इसमें फ्रेमवर्क्स भी हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या है? 3 मॉड्यूल्स, एक लैंग्वेज HTML और CSS, इन तीनों चीजों को बोलते हैं
फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और इसके अंदर से यानी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क थे, उसमें से हमने एक फ्रेमवर्क चूज कर लिया। अच्छा, अब हम इसको और सिंपल करके मैं इसको बोल देता हूं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और इसके ऊपर मैं एक और बना देता हूं बॉक्स, और उसको मैं बोल देता हूं वेब। ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो ये जितना कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब हमने वर्ड फ्रंट एंड बोला, तो इसके अगेंस्ट भी इसका एक और टूल होता है। अच्छा, उसको भी मैं यहां पे ड्रा कर लेता हूं। मतलब इसके साथ एक और, यानी कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट की और साथ में बैक एंड डेवलपमेंट की। सही है। तो अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो हमें दो मॉड्यूल सीखने हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट, फिर ये आपकी एक वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट कहलाती है। सही है। अब क्वेश्चन इज दिस कि ये दो चीजें सेपरेट क्यों हैं? व्हाट इज द फ्रंट एंड एंड व्हाट इज द बैक एंड, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है? ऐसा कोड ये जो यूजर की डिवाइस में चलता है। तो यूजर की डिवाइस कौन सी होती है? मोबाइल, लैपटॉप, उसके बाद वॉच और इस तरह की जो भी चीजें हैं हमारे पास, वो यूजर की डिवाइस है। मतलब आप एक ऐसा कोड करोगे, वो कोड किस में चलेगा? यूजर की डिवाइस में। उस कोड को हम बोलते हैं फ्रंट एंड कोड। क्या बोलते हैं? या उस कोड को डेवलप करने को हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ऐसा कोड जो यूजर की डिवाइस में चले उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड कोड। उसको करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। बात समझ में आ गई? अच्छा, यूजर की डिवाइस में वो कोड चलेगा तो रिसोर्सेज किसके यूज होंगे? यूजर के। मतलब जो मेरा लैपटॉप है, जो मेरा मोबाइल है, उसमें जो रैम है, जो मेरा हार्ड है, वो मेरी चीजें हैं, उस कोड को जो प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेसिंग पावर है वो किसकी यूज होगी? यूजर की होगी। तो हमें ज्यादातर इसका मतलब फायदा किस में है कि ऐसा कोड लिखें जो फ्रंट एंड पे चले, ताकि यूजर की डिवाइस पे चले। जब हर यूजर का लहदा लहदा यूजर की डिवाइस पे कोड चलेगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो वो यूजर के लैपटॉप अगर उसका अच्छा है या उसका डिवाइस अच्छी है तो अच्छा कोड चलेगा, नहीं अच्छी तो बुरा कोड चलेगा, वो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा, उस फ्रंट एंड डेवलपमेंट से मैंने जो है ये वो कोड जो फ्रंट एंड यूजर की डिवाइस पे चलता है वो हमने क्लैरिटी कर ली। सही है। अच्छा, उसको मैं ना देख भी सकता हूं, उस कोड को मैं देख सकता हूं जो यूजर की डिवाइस पे चलता है। बात समझ में आ रही है? जैसे ये एक टूल है जो मैं यूज कर रहा हूं, टीएल ड्रा करके। अच्छा, इसको कोड करने के लिए उसने कोई फ्रंट एंड का कोड लिखा है जो यूजर की डिवाइस यानी कि मेरी डिवाइस में चल रहा है। यहां पे मैं उसको देख भी सकता हूं। मतलब मैं उसको अगर देखना चाहूं कि इसने ये क्या कोड लिखा है, उसको मैं स्टिल उसको एक्सपेंड करके उसके अंदर मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं देख सकता हूं कि उसने क्या कोड लिखा है। जैसे अगर हम मे बी नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पे जाते हैं और मैं यहाँ से व्यू पेज सोर्स करता हूँ, तो मैं इस वेबसाइट का ये सारा कोड देख पा रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि ये मेरी डिवाइस के पास है और मेरे पास इसकी सारी एक्सेस है, डिवाइस मेरे पास है, तो मैं उस कोड को इंस्पेक्ट करके देख भी पा रहा हूँ जो भी कोड उसने इसके अंदर डिफाइन किया है या लिखा है। अच्छा, अब मसला क्या है? हम सारा कोड ऐसा क्यों नहीं लिखते कि जो यूजर की डिवाइस में चल जाए? दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। हम कुछ ऐसा कोड लिखना चाहते हैं जो यूजर की डिवाइस के पास ना जाए, यूजर की डिवाइस के पास ना जाए। हम ऐसा कोड लिखना चाहते हैं। अच्छा, वो कोड लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है?
वो कोड लिखने के लिए हमें फिर एक लैंग्वेज को चूज करना होता है। जिस तरह हमने फ्रंट एंड में लैंग्वेज को चूज किया है ना, ऐसे ही बैक एंड पे लैंग्वेज को चूज करने के लिए फिर वहां पे मल्टीपल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। अब इसका मतलब ये है कि कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो फ्रंट एंड पे चलती हैं और कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो बैक एंड पे चलती हैं। बात समझ आ रही है? और फ्रंट एंड पे भी बहुत सारी लैंग्वेजेस काम करती हैं और बैक एंड पे भी बहुत सारी लैंग्वेजेस काम करती हैं। अच्छा, अब बैकएंड की लैंग्वेजेस हम देखें, उसमें PHP भी बैकएंड की लैंग्वेज है, उसमें C# भी बैकएंड की लैंग्वेज है, उसमें जावा भी बैकएंड की लैंग्वेज है, उसमें Node.js है, वो भी एक बैकएंड की लैंग्वेज है, उसमें जो है वो पाइथन है, वो भी बैकएंड की लैंग्वेज है। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बैकएंड पे चलती हैं। इसका मतलब है कि वो यूजर की डिवाइस में नहीं चलेंगी, क्योंकि फ्रंट एंड में जो लैंग्वेज चलती है वो कहाँ पे चलती है? यूजर की डिवाइस में, क्योंकि फ्रंट एंड का कोड चलता है यूजर की डिवाइस में, और जो बैकएंड का कोड है वो कहां पे चलता है? हमारे लैपटॉप में। जिस जो ओनर है उस वो मतलब कोड का, वो उसके पास चलता है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, उसको हम दूसरी जुबान में सर्वर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे लैपटॉप में इतनी पावर नहीं है। देखो, यूजर जब हमारे पास मल्टीपल यूजर है ना, वो अपनी हर डिवाइस में लहदा मेरा कोड चला रहे हैं। अब सारी की सारी जो उसके ऊपर पावर है वो एक पर्सन की नहीं लग रही, मतलब उस सारे के सारा लोड एक लैपटॉप पे नहीं आ रहा। हर पर्सन का अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप है, लोड भी उसी पे जा रहा है। अब चूंकि बैकएंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जितने भी फ्रंट एंड की डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी इसको रिक्वेस्ट करती हैं। वो रिक्वेस्ट करती हैं किसको? बैकएंड को। बैकएंड उसको वो काम करके देता है जिसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्योंकि सारी की सारी यानी कि फ्रंट एंड की जितनी चीजें हैं वो रिक्वेस्ट करेंगी बैकएंड को और बैकएंड रिस्पॉन्स करेगा। तो ये एक अकेली चीज है। अब इसको लेट्स सपोज 5 यूजर हैं, 5 के 5 इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो 5 को रिस्पॉन्स करेगा, तो इसको पावरफुल होना पड़ेगा। अब जब हम इसको पावरफुल करते हैं तो उसके लिए फिर हम बड़ा लैपटॉप परचेज करते हैं, बड़ा सिस्टम परचेज करते हैं, जिसको दूसरी जुबान में सर्वर बोला जाता है। बात समझ आ रही है? उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। इसमें ज़्यादा पावरफुल रिसोर्सेज होते हैं, रैम हार्ड वगैरह ज़्यादा होती है। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गई, बैक एंड डेवलपमेंट हो गई, लेकिन बैक एंड का कोड ऐसा कोड होता है जो मेरे लैपटॉप में चलेगा, या मैं इसको बड़े किसी अपने सर्वर में रख दूं और उस लैपटॉप या उस मशीन की एक्सेस कोई थर्ड पर्सन के पास नहीं हो सकती। उसका लॉगिन पासवर्ड सिर्फ मेरे पास होगा जो उस कोड का ओनर है। लेकिन जो फ्रंट एंड वाला कोड हम लिखते हैं वो सबको नजर आता है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसके अंदर जो लैंग्वेज चलती हैं, मैं इसको यहां पे डिफाइन कर देता हूं। जो ज्यादातर लैंग्वेजेस इसमें चलती हैं, जो हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर, वो है Node.js। वो क्या है? Node.js। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। PHP है, पाइथन है, C# है, और भी ऐसी बैकएंड की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो बैकएंड पे कोड कर सकती हैं। सही हो गया? इतनी बात क्लैरिटी आ रही? अच्छा, अब इसका मतलब है कि चूंकि ये तो लैंग्वेजेस हैं, अब इनकी भी क्या फ्रेमवर्क होंगे? तो फिर वहां पे आंसर आता है जी होंगे। तो इसका मतलब है कि Node.js में भी क्या है? बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जिसके अंदर हम अपनी APIs को डेवलप कर सकते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रेमवर्क पॉपुलर चलता है वो है एक्सप्रेस। कौन सा फ्रेमवर्क है? एक्सप्रेस। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो इसके अंदर अभी तक चलता है। अच्छा, अब मज़े की चीज़ ये हुई है कि Node.js के अंदर Node.js वाला कोड को करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क आया है जिसका नाम है Next.js। इसका मतलब है ये वही फ्रेमवर्क नहीं है जो हमने फ्रंट एंड में भी किया था, और ये वही फ्रेमवर्क है जो बैकएंड का कोड करने भी आ गया है। तो फिर कितना अच्छा फ्रेमवर्क है कि हमें बैकएंड पे सेपरेट फ्रेमवर्क नहीं यूज करना, हमें
सेम फ्रेमवर्क यूज करना है। अच्छा, आज से पहले ऐसे नहीं होता था। जब हम 2015 से 2022 तक रिएक्ट यूज करते रहे हैं, तब हम फ्रंट एंड पे रिएक्ट वाला फ्रेमवर्क यूज करते थे और बैक एंड पे एक्सप्रेस वाला फ्रेमवर्क यूज करते थे। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अब चूंकि नेक्स्ट जेएस को पॉपुलैरिटी की रीजन क्या है? एक पॉपुलैरिटी की रीजन आपको वाज़िया नजर आई है, क्या भला? कि बैकएंड का भी वही फ्रेमवर्क है और फ्रंट एंड, मतलब एक फ्रेमवर्क सीखा तो बैकएंड भी हो गई और फ्रंट एंड भी हो गई। तो उससे बेहतर अगर हम रिएक्ट में रहते या गेट्सबी में जाते या रिमिक्स में जाते, तो उनमें क्या होता है, या एंगुलर या व्यू में, तो हमें बैकएंड का भी एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ता। या हम ये वाली लैंग्वेज में सीखें या हम, अच्छा, नोड जेएस का मजा ये है कि ये टाइप्स की लैंग्वेज में ही बना है, यानी कि इसमें लैंग्वेज टाइप्स की होगी। मतलब हम पाइथन बैकएंड पे यानी कि फ्रंट एंड पे अगर मैंने नेक्स्ट चूज किया है या मैंने रिएक्ट चूज किया है, तो बैकएंड में मैं पीएचपी भी लिख सकता हूं, बैकएंड में मैं पाइथन भी लिख सकता हूं, पाइथन में मैं सी शार्प भी लिख सकता हूं, जावा। मतलब फ्रंट एंड की कोई और लैंग्वेज हो सकती है, बैकएंड की कोई और लैंग्वेज हो सकती है, ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? हम बहुत सारा ऐसा कोड करते आए हैं 2015 से 2023 तक। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें हमने फ्रंट एंड पे लैंग्वेज यूज की है टाइपस्क्रिप्ट, और टाइपस्क्रिप्ट का यूज किया फ्रेमवर्क रिएक्ट जेएस, और बैकएंड पे हमने लैंग्वेज यूज की है पीएचपी, सॉरी पीएचपी भी यूज की है, पाइथन यूज की है, और पाइथन का फ्रेमवर्क हमने यूज किया है फ्लास्क। हमने एक्सप्रेस नहीं यूज किया। और बहुत सारे 50% केसेस में हमने रिएक्ट यूज की है, और फिर बैकएंड में हमने अपनी ही लैंग्वेज टाइपस्क्रिप्ट में रहते हुए नोड जेएस में कोड करते हुए हमने एक्सप्रेस को यूज किया है। ये आपको मैं माइंड खोलने के लिए बोल रहा हूं कि बैकएंड और फ्रंट एंड की लैंग्वेज आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है किसी किस्म का। बैकएंड समथिंग एल्स, फ्रंट एंड समथिंग एल्स। बैकएंड में डिफरेंट लैंग्वेज यूज हो सकती है, डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज हो सकता है, फ्रंट एंड में डिफरेंट लैंग्वेज यूज हो सकती है और डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज हो सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ आ गई? लेकिन चूंकि हम नेक्स्ट जेएस को क्यों देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क बनने वाला है, रीजन इज दिस कि ये बैकएंड डेवलपमेंट को भी कवर कर रहा है और फ्रंट एंड की डेवलपमेंट को भी कवर कर रहा है। इससे पहले, अच्छा, इन दोनों चीजों को, बैकएंड और फ्रंट एंड को अगर मिला के मैं एक वर्ड बोलूं, उसको हम एक दूसरी जुबान में बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर किसी डेवलपर को फ्रंट एंड भी आती है और बैक एंड भी आती है, तो उसको हम कौन सा डेवलपर बोलेंगे? फुल स्टैक डेवलपर, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट। और अगर किसी को सिर्फ फ्रंट एंड आती है तो उसको फ्रंट एंड डेवलपर, अगर किसी को सिर्फ बैक एंड आती है तो बैक एंड डेवलपर, अगर दोनों आती हैं तो फुल स्टैक डेवलपर। ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अब इससे पहले ना पीएचपी का एक जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, आप लोगों ने भी उसका नाम सुना होगा, क्या भला? जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों यानी कि फुल स्टैक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता था, उसका नाम क्या था जो अभी भी यूज होता है? वर्डप्रेस। वेब डेवलपमेंट में पीएचपी का एक ऐसा फ्रेमवर्क था जो फुल स्टैक था, यानी कि वो फ्रंट एंड भी कर सकते हैं और इससे बहुत जल्दी वेबसाइट बनती थी। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो, जिसमें सबसे ज्यादा वेबसाइट बनी है दुनिया में, वो एक ही वो है फ्रेमवर्क जो कि पीएचपी लैंग्वेज का है, दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस। दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस। कस्टमाइजेशन अभी हम उस पर नहीं आ रहे, लेकिन दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा वेबसाइट्स बनी हैं वो एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम वर्डप्रेस है। सही है? और वो फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। जब मैं फुल स्टैक बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? उसमें फ्रंट एंड भी है और उसमें, यानी कि उसमें HTML CSS टाइपस्क्रिप्ट भी है और उसमें साथ में बैकएंड PHP भी है, इसलिए उसको मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट बोल रहा हूं। अच्छा, अब वो हम वर्डप्रेस से हमारी दुश्मनी है या उससे हमारी लड़ाई है? वो लड़ाई ये है कि वर्डप्रेस ना बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। ये यूजर का एक्सपीरियंस जीरो कर देता है, यूजर भाग जाता है वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आके। लेकिन इससे वेबसाइट बड़ी जल्दी बनती है, क्यों? क्योंकि ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक पूरा पर्टिकुलर फ्रेमवर्क था। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या था? कस्टमाइजेशन इजी नहीं थी।
ये ऐसा फ्रेमवर्क था जिसने पहले से चीजें डिफाइन करके रखी हैं, भाई इससे बाहर कोड नहीं कर सकते, और ये वे है जिसमें कोड करना है, और उस वे में कोड करना हमेशा डिफिकल्ट होता था। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब उस प्रॉब्लम, यानी कि ये जितनी जिद्दत आई है ना, ये जितनी मैंने डायग्राम ड्रा किया है, ये सारी जिद्दत आने की वजह वर्डप्रेस है। उन्होंने कहा कि यार मुझे स्पीड चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो उन्होंने बोला कि फ्रेमवर्क बनाएं। रिएक्ट आया। रिएक्ट आने की रीजन क्या थी? परफॉर्मेंस। जो वर्डप्रेस वाली वेबसाइट थी ना, वो बहुत स्लो थी, तो रिएक्ट ने आके उसको 100x फास्ट कर दिया, बहुत ज्यादा। एंगुलर ने, व्यू ने, रिएक्ट ने, क्योंकि ये कंपटीटर है ना आपस में, इन सब ने मुकाबलाबाजी किससे की? वर्डप्रेस से। और वो वर्डप्रेस से जो मुकाबलाबाजी थी वो क्या थी? परफॉर्मेंस, स्पीड। अच्छा, लोग सारे फिर इन पे आ गए। जब इन पे आए तो अब मसला क्या था कि जो लोग परफॉर्मेंस देखने के लिए इधर आ रहे थे, अब उनको चैलेंज था कॉस्ट। कॉस्ट क्यों? यहां पे तो फ्रंट एंड लैदा चल रहा है, बैक एंड लैदा चल रहा है, फ्रंट एंड की लैदा लैंग्वेज चल रही है, बैक एंड की लैदा लैंग्वेज चल रही है, उसके फ्रेम लैदा, उसके फ्रेम, और बैक एंड का डेवलपर लैदा हायर करना पड़ रहा है, फ्रंट एंड का डेवलपर लैदा हायर करना पड़ रहा है, मतलब खर्चा लग रहा है बहुत ज्यादा। उधर वर्डप्रेस में गया था, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जल्दी जल्दी वेबसाइट बनी, डेट्स इट, और इधर तो अजाब में पड़ गए। अब जो नेक्स्ट जेएस ने गेम पकड़ी ना, उसने कहा कि यार रिएक्ट बहुत पॉपुलर है, रीजन इज दिस परफॉर्मेंस, और बैकएंड पे नोड बहुत पॉपुलर है, रीजन इज दिस परफॉर्मेंस, और इन दोनों का मुकाबला चल रहा है वर्डप्रेस से, रीजन इज दिस परफॉर्मेंस। वो कहता है और इन दोनों से यूजर क्यों परेशान है? रीजन इज दिस कॉस्ट। उसने कहा कि अगर मैं दोनों को मिला के एक फ्रेमवर्क नेक्स्ट जेएस बना दूं तो इट विल बी गेम चेंजर, इट विल बी रियल कंपटीटर टू दी वर्डप्रेस। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड भी हो रही है, बैक एंड भी हो रही है, फायदा भी मिल रहा है, डेट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस, और स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, रीजन डेवलपमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, रीजन इज दिस कि सारा कुछ एक ही जगह पे है। नो डाउट ये वर्डप्रेस की तरह ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम नहीं है, फुली हमें कोड करने की इजाजत देता है, वर्डप्रेस तो कोड करने की इजाजत ही नहीं देता, ड्रैग एंड ड्रॉप है, लेकिन स्टिल ये उससे मुकाबला कर सकता है। क्यों? अब इस नेक्स्ट जेएस को यूज करते हुए लोगों ने बहुत सारे ऐसे टूल, जैसे ई कॉमर्स की मैंने बात की, तो लोगों ने नेक्स्ट जेएस को यूज करते हुए आगे लाइब्रेरी बना दी है। लाइब्रेरी फ्रेमवर्क बोलते हैं जिसने एक पूरी फील्ड को अडॉप्ट करके उसका पूरा सोल्यूशन दिया हो। लाइब्रेरी किसी ने एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को हैंडल किया हो, उसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं, यानी कि उसका सब पार्ट है। लाइब्रेरी फ्रेमवर्क का सब पार्ट होती है। अच्छा, अब चूंकि नेक्स्ट जेएस में बहुत सारी लाइब्रेरीज आ चुकी हैं, लाइक नेक्स्ट जेएस में अगर आपने ई कॉमर्स बनाना है तो उन लाइब्रेरी को दूसरी जुबान में हम टेम्पलेट भी बोल रहे हैं। आजकल आपने बहुत टेम्पलेट 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 सुना होगा। रीजन इज दिस कि वो टेम्पलेट क्या है? वो बना बनाया नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है। अब वो वर्डप्रेस ही नहीं बन गया, वर्डप्रेस पे भी क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप करो, चीजें बन जाती है। अब वो टेम्पलेट भी क्या है? बना बनाया सोल्यूशन है, 1 मिनट में क्लोन किया, अगले मिनट में चलाया, डाटा चेंज किया, डिप्लॉय कर दिया। मजे की बात है कि नहीं? अच्छी है ना बात, और उसमें मजा भी आ रहा है डेफिनेटली। अब उस नेक्स्ट जेएस के आगे हमने क्या करना है? नहीं, लैंग्वेज नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लैंग्वेज का सब पार्ट होती है। लैंग्वेज बहुत सारे काम करती है, मतलब लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं। जैसे टाइप्स की लैंग्वेज में मैंने आपको कितने फ्रेमवर्क दिखाए, जेक्वेरी, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू। तो चूंकि ये उसकी अम्ब्रेला के अंदर सब पार्ट है, इसलिए हम इसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। लेकिन ये पूरी एक लैंग्वेज क्या है? वो एक से ज्यादा चीजों को कवर कर सकती है, एक से ज्यादा काम उसमें हो सकते हैं। फ्रेमवर्क क्या है? एक पर्टिकुलर फील्ड के सारी चीजों को कवर करना, उसमें हर चीज का सोल्यूशन है एंड टू एंड। अब लाइब्रेरी क्या है? उसके आगे एक उस फ्रेमवर्क का एक किसी कंसेप्ट को ऑटोमेट करना या उसको बना बनाया कोड देना। सही है। अब चूंकि नेक्स्ट जेएस में बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी या टेम्पलेट आ गए हैं, उसको दूसरी जुबान में टेम्पलेट भी बोल रहे हैं हम, ऐसे टेम्पलेट आ गए हैं जिसके अंदर सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो वो फिर कंपीट कर रहा है वर्डप्रेस को। अब ऐसा अंदाजा है कि 2030 तक वर्डप्रेस की सारी वेबसाइट नेक्स्ट जेएस में कन्वर्ट हो जाएंगी।
क्यों? क्योंकि ये रियल कंपटीटर बना है टू दी वर्डप्रेस, जिसने उसके सारी चीज़ों को कवर किए। अच्छा, एक फ़ायदा हमें नेक्स्ट जेएस के हम बेनिफिट्स पे बात कर रहे हैं, तो वन बेनिफिट इज़ कि ये नेक्स्ट जेएस के बेनिफिट में पहला बेनिफिट क्या है? अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो पहला बेनिफिट है इसका कि ये हमें दे रहा है फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ये अब फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बन चुका है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेनिफिट ये क्या दे रहा है? अच्छा, हाँ जी, नहीं सिक्योरिटी तो नोड भी दे रहा था ना, मतलब बैकएंड की कोई लैंग्वेज है वो बैकएंड करते ही इसलिए है क्योंकि वो सिक्योर है, तो इसने तो बैकएंड का कोड लिखना, चूंकि बैकएंड का कोड सिक्योर कोड होता है तो वो फिर वो एक्सेप्टेड बात होगी ना। सिक्योरिटी तो वर्डप्रेस भी दे रहा है सिक्योरिटी, तो क्योंकि हर वो कोड जो बैकएंड पे चलता है डेट इज कॉल्ड सिक्योर कोड, हर वो कोड जो फ्रंट एंड पे चलता है डेट इज कॉल्ड इनसिक्योर कोड, क्योंकि उसको यूजर देख सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है यूजर। सही है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मेरे पास अगर ये देखो इंस्टॉलेशन लिखा है ना, तो ये मैं इसको इंस्पेक्ट करके ना अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर लूँ इधर, डेट इज कॉल्ड इनसिक्योर कोड, क्योंकि मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक के लोग स्क्रीनशॉट ना कि मैंने आपकी आईडी लॉगिन की है, वो इंस्पेक्ट करके थोड़ा कोड चेंज करते हैं तो ऐसे लगता है कि उसने आईडी जो है वो हैक कर ली है। तो समटाइम लोग ऐसे किसी को वो करते हैं ट्रोल, तो वो ऐसे है कि आप यहाँ से कोड तो इसलिए हम फ्रंट एंड के कोड को इनसिक्योर कोड बोलते हैं और बैक एंड के कोड को सिक्योर कोड बोलते हैं, क्योंकि बैकएंड का कोड ना मैं देख सकता हूं, यानी कि ये एक वेबसाइट मैंने खोली है, इसके फ्रंट एंड का कोड मैं सारा देख सकता हूं, लेकिन इसके बैकएंड का कोड ना मैं देख सकता हूं, ना मैं एज्यूम कर सकता हूं कि वो क्या कोड होगा, और ना ही मेरे पास वो कोड आ सकता है कभी। नेक्स्ट चीज नहीं दे रहा, ये चीज हम देंगे क्योंकि हम टेम्पलेट बनाएंगे, टेम्पलेट ओनर्स ये देंगे। मतलब उसमें वर्डप्रेस में क्या था, इसीलिए तो ये आइडिया चलेगा। वर्डप्रेस में क्या था, एक बंदे ने वर्डप्रेस को बना दिया, सारा फायदा किसको जा रहा है? वर्डप्रेस को, सब जो जिन्होंने उसको डेवलप किया। नेक्स्ट जेएस ने क्या बोला कि मैं आपको बेसिक सेटअप करके दे देता हूं फ्रेमवर्क, अब आप आगे टेम्पलेट बनाई जाओ, लाइब्रेरीज बनाई जाओ, अब जिसका टेम्पलेट ज्यादा अच्छा चलेगा वो ज्यादा बिकेगा। तो उसमें क्या था कि आपने वर्डप्रेस ने एक और भी काम किया ना, हर चीज का एक ही जगह पे बंडल कर दिया। अब लेट्स सपोज मैंने एक चीज यूज करनी, उसका भी बंडल बीच में आ रहा है, एक चीज यूज करनी है उसका भी बंडल आ रहा है, क्योंकि उसने सारा कुछ बंडल कर दिया ना। नेक्स्ट में क्या है, कोई चीज बंडल नहीं है। अब मैंने एक टेम्पलेट बनाया ई कॉमर्स का, तो उसमें मेडिकल की वेबसाइट का कुछ लेना देना नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैंने मेडिकल का टेम्पलेट बना दिया तो वो उसमें ई कॉमर्स का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब कि हर एक चीज के लिए लहदा लहदा सोल्यूशन बनेंगे, और वो कौन बनाएंगे? हम, फिर उनको बेच के हम अर्निंग करेंगे। डेट इज कॉल्ड बिजनेस आइडिया। तो नेक्स्ट जेएस ने हमें बिजनेस आइडिया भी दिया कि आप इस तरह बिजनेस भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से नेक्स्ट जेएस पॉपुलर है, सॉरी नेक्स्ट जेएस की पॉपुलैरिटी की रीजन हम देख रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट ये फ्रेमवर्क है। दूसरा, ये आम ट्रेडिशनल जो वर्डप्रेस है इसके अंदर उससे परफॉर्मेंस 100 गुना ज़्यादा है, ऐसे कह लें। सो अ लॉट फास्टर देन ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स। अच्छा, उसके बाद और क्या फ़ायदा? तीसरा, अच्छा तीसरा फ़ायदा इसमें क्या है? अच्छा, अब डेफिनेटली देखो, अगर रिएक्ट से नेक्स्ट बना है तो इसका मतलब है इसने रिएक्ट वाले कुछ फायदे तो कंटेन किए हैं, लेकिन इसने रिएक्ट से ज्यादा कुछ अल्टरनेटिव फायदे भी तो हमें दिए होंगे। वो क्या है? अच्छा, रिएक्ट में एक इशू था कि उसमें हम एसईओ नहीं कर सकते थे वेबसाइट की, तो नेक्स्ट ने हमें जो फायदा दिया है वो क्या है? एसईओ सपोर्ट दी है इसने, फुली सपोर्ट, फुल एसईओ सपोर्ट ये इसने हमें दी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, नॉर्मली जब मैंने यहाँ पे लिखा ना, मे बी मैं क्या लिखता हूँ, चलो अपने वो लिख लेते हैं वेबसाइट का नाम।
अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्लोसेट, और मुझे कुछ यहाँ पे रिसर्चेज नज़र आए हैं, और वो तकरीबन मेरे पास अगर मैं सर्च करते जा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा पेजेस यानी कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। अब कौन सा इसके ऊपर टॉप पे कीवर्ड होगा वो डिसाइड कैसे करेगा? इसकी थोड़ी हिस्ट्री है एसईओ की, मैं आपको समझाता हूँ। जब वेबसाइट बनना शुरू हुई थी ना, और लोगों ने उन वेबसाइट को एक्सेस कैसे करते थे, वो एक्सेस करते थे, उसके लिए वर्ड यूज होता था मतलब उसको हम आईपी बोलते थे। आईपी से वेबसाइट जो है ना वो एक्सेस होती थी, क्योंकि हर एक वेबसाइट के लिए सर्वर का एक आईपी होता था, उसको हम लिखते थे, उससे वेबसाइट एक्सेस होती थी। फिर उन्होंने बोला यार आईपी यानी कि डिजिटल वर्ड को याद रखना बहुत मुश्किल है। आईपी क्या होता है, जैसे 192 पॉइंट, ये एक आईपी है, इससे वेबसाइट एक्सेस होती थी, जिसको याद रखना इंसानी माइंड के लिए आसान नहीं था। हर जैसे फेसबुक का एक आईपी होगा, गूगल का एक आईपी एड्रेस होगा, तो इन इतने चीज़ों को याद रखना मुश्किल था। अब इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, यूआरएल आ गया, डोमेन नेम सिस्टम। वो क्या था, वो इंग्लिश लाइक कैरेक्टर थे जो इस आईपी से बाइंड थे, यानी कि हर डोमेन के पीछे एक आईपी है। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम डोमेन पे जब रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि इंग्लिश लाइक कैरेक्टर पे रिक्वेस्ट करते हैं, तो एक्चुअल वो आईपी पे रिक्वेस्ट जाती है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब उससे हमें वेबसाइट को याद रखना आसान हो गया। अब चूंकि शुरू शुरू में वेबसाइट थोड़ी थी, फिर ऐसा ऐसा इतनी वेबसाइट हो गई, मिलियन बिलियन। अब अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने उसको आपको मैंने उसके वेबसाइट के बारे में बताया तो आपको पता है, लेकिन जिस बंदे को नहीं बताया, अगर वो मेरी वेबसाइट पे आना चाह रहा है तो वो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश लाइक वर्ड टेक्लोसेट.com नहीं आता। अब जिसको तो ये वर्ड आता है वो तो वेबसाइट पे आ सकता है, यानी कि जिसको ये वर्ड आता है वो वेबसाइट पे आ सकता है, जिसको ये वर्ड नहीं आता वो नहीं आएगा। अब उन्होंने, गूगल ने क्या किया, या मतलब फिर वहां से सर्च इंजन का कंसेप्ट आया। उसने क्या कहा कि जितनी भी दुनिया में वेबसाइट की डायरेक्टरीज हैं उनको मिला के मैं क्या कर दूंगा, उनको मिला के एक डिब्बे में रख दूंगा। फिर जब लोग कोई भी कीवर्ड बोलेंगे ना उस डोमेन से मिलता जुलता, नॉट एग्जैक्ट वर्ड, तो मैं उनमें से कुछ वेबसाइट को लाके शो करूंगा, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन रिजल्ट्स। क्या जो हम गूगल में लिखते हैं ना, जो सर्च इंजन के रिजल्ट्स आते हैं वो हमें रिटर्न होते हैं। वो कहां से रिटर्न होते हैं? वो हमें रिटर्न होते हैं फ्रॉम जो डायरेक्टरीज है वेबसाइट की उससे मिलते जुलते। अब उसने कहा कि वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट वाले को उसने बोला कि आपने एसईओ मतलब सर्च इंजन को हेल्प करनी है कि क्या कीवर्ड सर्च हो तो आपकी वेबसाइट आनी चाहिए। मैंने लिखा कि अगर वेब डेवलपमेंट सर्च हो ना, कोई वेब डेवलपमेंट सर्च हो, अगर मैंने एसईओ की हुई है, अगर मैं वेब डेवलपमेंट लिखता हूं, तो अगर मेरी वेबसाइट, देखो यहाँ पे W3 स्कूल टॉप पे आ रहा है, हमारी वेबसाइट टॉप पे नहीं आ रही। रीजन इज दिस कि मेरी वेबसाइट की वेब डेवलपमेंट कीवर्ड के अगेंस्ट एसईओ अच्छी नहीं है। वो किस तरह अच्छी होती है? ऑन द बेसिस ऑफ कि मैंने अपनी वेबसाइट को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, उसके ऊपर कंटेंट कैसा डाला है, कीवर्ड कैसे यूज किए हैं, फिर मैंने गूगल को कैसे बताया है कि ये कीवर्ड के ऊपर तुमने मेरी वेबसाइट को रैंक करना है। अच्छा, अगर तो वेबसाइट होगी ना रिएक्ट जेएस में, तो एसईओ करना यानी कि टॉप पे आना, यूजर वेब डेवलपमेंट सर्च कर रहा है और मैं चाहता हूं कि टेक्लोसेट टॉप पे आए, ये अचीव करना रिएक्ट जेएस के अंदर तकरीबन इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस को अच्छा किया लेकिन एसईओ उससे जाती रही। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर ये चीज बड़ी अच्छी थी, यानी कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को आप ऐसे रैंक कर लेते हैं, लेकिन रिएक्ट जेएस की वेबसाइट को आप रैंक नहीं कर सकते ड्यू टू द एसईओ इशू। तो ये बड़ा नाउन इशू था। अब लोग परफॉर्मेंस की वजह से रिएक्ट में जा रहे थे, लेकिन रैंक की एसईओ की वजह से दोबारा वर्डप्रेस में चले जाते थे। अब उसने जो जो इश्यूज थे ना रिएक्ट में, जैसे फुल स्टैक फ्रेमवर्क नहीं था रिएक्ट, उसमें रिएक्ट में जब कोड करते थे तो साथ में किस में कोड करना पड़ता था? एक्सप्रेस में कोड करना पड़ता था। तो यहां पे अब वो इशू रिजॉल्व हो गया। फिर जिस तरह अच्छा रिएक्ट फास्टर थी, तो नेक्स्ट ने इसमें कोई कमाल नहीं किया, वो रिएक्ट वाला ही फीचर ही यूज कर रहा है। फास्टर तो रिएक्ट की वजह से ही है, क्योंकि इसकी बेस क्या है? रिएक्ट। तो अगर रिएक्ट फास्टर थी तो अल्टीमेट नेक्स्ट भी क्या है? फास्टर है। तो ये फीचर इसका नहीं है जो इसने, और जो इसका जो मेन टर्निंग पॉइंट आया दैट इज कॉल्ड एसईओ। इसने वर्डप्रेस जैसी एसईओ की पावर हमें दी, जिससे हम अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पे लेके आ सकते हैं।
किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट। ये पावर आज से पहले किसी दूसरे फ्रेमवर्क ने नहीं दी थी। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लैरिफाई कर दूं, जो एसईओ चाहिए होती है ना, वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में चाहिए होती है, बैक एंड में नहीं चाहिए होती। आप खुद सोचो, बैक एंड का कोड तो फ्रंट एंड पे आता ही नहीं, तो उसकी एसईओ का करके क्या करना है? तो वो अगर बैक एंड पे नहीं आता तो वो तो फ्रंट एंड पे आता है, तो एसईओ भी किसकी चाहिए? फ्रंट एंड की चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? तो इसका मतलब बैकएंड की जब बात होगी तो स्टिल हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर लेंगे, उसमें एसईओ का कोई लेना देना नहीं होता। हम सिर्फ बैकएंड पे परफॉर्मेंस नोट करेंगे, एसईओ का फैक्टर नहीं है। लेकिन फ्रंट एंड पे एसईओ होती है, क्योंकि कोड हमारे पास आता है, हमारी वेबसाइट सर्च में आती है। बोथ। द रीजन इज दिस की पॉपुलैरिटी की रीजन क्या है? बोथ फुल स्टैक फ्रेमवर्क है ना, इसीलिए तो हमने इसको चूज किया है। क्योंकि अगर हम रिएक्ट करते हैं, पहले रिएक्ट करते थे और फिर साथ में एक्सप्रेस करते थे, वो टाइम बच्चों का भी जाया होता था, हमारा भी होता था, और उनको समझ ही नहीं आती थी बात। कभी हम उनको रिएक्ट पढ़ा रहे हैं, कभी हम उनको नोड में लेके जा रहे हैं, वहां पे जाके एक्सप्रेस पढ़ा रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज ही रहते थे। अब क्या है, जो कुछ भी है नेक्स्ट जेएस है, उसी में पढ़ाते जाना पढ़ाते जाना। जब बंदा कहता है यार मैं तो रोज यही कर रहा हूं, तो मतलब बस इतना कुछ ही है, कर लेते हैं, मतलब माइंड सेट है ना, तो वो ईजी लगता है। जिस तरह वर्ड प्रेस में आपको सिखाऊं, आपको मैं 2 वीक में वर्ड प्रेस सिखा दूं, बहुत अच्छे वाला। रीजन इज दिस कि बस वही है जो कुछ है, और कुछ है ही नहीं उसमें। हाँ, आप मुझे लगता है बाद में आए हो। आपको ब्रेक की जरूरत है। देखो, देखो लैंग्वेज तो स्टिल करनी है ना, लैंग्वेज से ये डायग्राम देखो कि नेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है। ये ये वेब से शुरू हो गए फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट से टाइप स्क्रिप्ट से जे क्यूरी से रिएक्ट जेएस, देन नेक्स्ट जेएस। तो ये बहुत लंबा सर्किट है जहाँ पे हम आए हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट होगी तो नेक्स्ट होगा ना, जब टाइप स्क्रिप्ट ही तो नेक्स्ट कैसे आएगा? सही है, इतनी समझ आ गई? तो इसका मतलब है नेक्स्ट जेएस की इतनी तारीफें कर लें बहुत हैं कि और भी करें? बहुत हैं, मतलब अब आप दीवाने हो गए ना नेक्स्ट जेएस के, अब इतने दीवाने भी नहीं होना कि कभी बाद में चेंज ही ना करो, दुनिया कुछ और यूज करना चाहिए आपके। नहीं नहीं, नेक्स्ट जेएस से प्यार है, ये बहुत अच्छा है। तो इससे इतना प्यार नहीं करना कि इसको छोड़ा ही ना जाए, तो लिमिटेड हद तक करना है, ताकि क्योंकि छोड़ना तो पड़ता है ना, आपको पता है। तो इसलिए लिमिटेड हद तक रहना है, ज़्यादा एक्सट्रीम मोहब्बत नहीं करनी इससे। सही है, लेकिन 2030 तक मुझे लगता है जितनी मोहब्बत कर सकते हैं इससे कर लें, क्योंकि ये ज़िंदगी बदलेगा। सही है। अब इसमें और भी बहुत सारे इसके मैं फ़ायदे गिनवाना शुरू करूं, इसमें एआई की इतनी इंटीग्रेशन आ गई, आप बगैर पाइथन में नेक्स्ट जेएस की लाइब्रेरी के साथ ही एआई के सारे मॉडल चला सकते हो। दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट जेएस एआई। ये देखो, इसके अंदर इसने पूरा फ्रेमवर्क दिया है, जिसके अंदर हम जो है ना वो सारा काम कर सकते हैं। एआई के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, चीज़ें हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो है वो हम चैट कर सकते हैं, जिस तरह चैट जीपीटी के साथ। ये सारा सोल्यूशन नेक्स्ट में बना है। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर हगिंग फेस करके मॉडल्स जहाँ पे पड़े होते हैं, ये देखो इसमें ये सारी यानी कि आ चुका है। एआई भी इसमें आ चुका है, नेक्स्ट जेएस ब्लॉकचेन लिखेंगे वो भी सारी इसमें आ चुकी है। तो इसलिए चूंकि ये फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा है, इसमें कितने काम हो रहे हैं। इसने एसईओ को अच्छा कर दिया, इसने स्पीड अच्छी कर दी, ये वर्डप्रेस का अच्छा कंपटीटर बन गया, इसमें एआई होने लगी, इसमें ब्लॉकचेन होने लगी, इसमें टेम्पलेट बिल्डिंग हो रही है, इसमें बहुत काम हो रहा है। तो इट इज़ द राइट प्लेस जब हम इसके अंदर डीप डाइव कर जाएं। नहीं नहीं, एक्चुअली जितने भी बोर्ड आ जाएं, अल्टीमेट आपकी वेबसाइट
देखो बोर्ड पे कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है, वेबसाइट से ले रहा है, वेबसाइट होगी तो बोर्ड होगा ना। अगर मेरी टेक्नोसाइट की वेबसाइट ही नहीं है तो बोर्ड पे टेक्नोसाइट के बारे में लिखोगे तो क्या आएगा, नथिंग। तो वो मुझे सब्सक्राइब करेगा। तो ये तो हम चाहते हैं कि लोगों को मेरे बारे में पता लगे, लेकिन वो जितनी भी इंफॉर्मेशन रख रहा है। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है कि हाँ, एक इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इसको आंसर करना चाहूँगा। इन्होंने बोला है कि चैट जीपीटी अगर टेक्नोसाइट के बारे में सब कुछ बता दे तो वाई वी नीड technoset.com। अगर चैट जीपीटी को, अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए मैं चैट जीपीटी को अपने बारे में सब बता दूं, देन वाई वी नीड technoset.com, मेरी वेबसाइट क्यों होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूं कैसे। इंसानी माइंड है, अगर आप लोगों ने देखा होगा चैट जीपीटी के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है दैट इज कॉल्ड रा मैसेज, रा इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो। लेकिन अगर इंसान का माइंड आप रिसर्च पढ़ो ना, दैट इज लर्न फ्रॉम 100,000 मोर देन टेक्स्ट। आप एक इमेज से या वीडियो से 1,000 ज्यादा गुना अच्छा लर्न कर सकते हो फ्रॉम द पिक्चर एंड फ्रॉम द वीडियोस एंड फ्रॉम द स्ट्रक्चर यू प्रेजेंट एट। तो एक्चुअल में जो मैंने यहाँ पे कलर यूज किए हैं दैट इज कॉल्ड कलर साइंस। जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट साइंस। जो मैंने वीडियो पिक्चर, इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज हुई है। जो आप मेरा इंफॉर्मेशन, अगर चैट जीपीटी मेरे बारे, टेक्नोसाइट के बारे में A to Z सब बता दे जो मेरी इस वेबसाइट पे है, लेकिन स्टिल जब बंदा आके इस वेबसाइट को स्क्रॉल करेगा, जितनी फील उसको यहाँ से आएगी वेबसाइट को देखते हुए, उसके बारे में पढ़ते हुए, उसकी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हुए, जितनी फील उसको यहाँ से आएगी वो फील कभी भी टाइप वो जो है चैट जीपीटी आपको दे नहीं सकता है। जो इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो वो चैट जीपीटी आपको वो इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर सकता है। तो एक्चुअली दो चीजें हैं, ऐसे तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ के सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हो, व्हाई वी नीड वेबसाइट। तो एक्चुअली दो चीजें होती हैं इंसान को, हमने इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है, बट दैट इज वी नीड कि हम वो ऑप्टिमाइज्ड इंफॉर्मेशन दें दैट प्रिंट इनटू द अदर पर्सन, जो उसके दिमाग के अंदर प्रिंट हो जाए। अगर आप मेरी वेबसाइट पे एक दफा आए, आपके दिमाग में मैं क्या करता हूं, अगर ये नक्शा प्रिंट नहीं हो रहा है, मेरी वेबसाइट वर्थलेस है। अगर कोई यूजर मेरी वेबसाइट पे आ रहा है और उसको स्टिल ये बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूं, दैट माई वेबसाइट इज वर्थलेस वेबसाइट, इसकी कोई वेबसाइट की वर्थ नहीं है। तो चैट जीपीटी वो वर्थ नहीं प्रोवाइड कर सकता, वो फीलिंग नहीं दे सकता दैट व्हाट वी कैन शो इन अवर वर्ड एंड व्हाट वी कैन शो इन अवर डिजाइनिंग। ये देखो, ये आर्ट है कि मैंने इसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये फील आएगी कैसे, जब अगर मैं इसको इस तरह से प्रेजेंट करूंगा। तो चैट जीपीटी ने तो सारा पैराग्राफ से कभी भी हम सारा कुछ लर्न नहीं कर सकते। लेट्स वो चैट जीपीटी वीडियो भी दिखाना शुरू करते, पिक्चर भी, देन द स्टिल लेआउट एंड कलर्स एंड अदर थिंग्स आर मैटर्स। मेरी बात समझ रहे हो। जो कलर है, इसकी प्लेसिंग है, किसको कहाँ पे रखना है, कौन सी चीज़ कैसे काम करेगी, किस पे क्या एनिमेशन, ये सारी चीज़ें इंसान के माइंड को इंटरेक्ट करती हैं। तो हमेशा इंसान वो काम करता है जिसमें इंटरेक्शन मिले उसको। तो अगर आप अपनी वेबसाइट बना के लोगों के माइंड रीड नहीं कर रहे, उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहे, तो वो चैट जीपीटी से भी, आप चैट जीपीटी वेबसाइट से नहीं बात समझ में आ रही, एक्सप्लोर करने से चैट जीपीटी को समझ में आएगी? नहीं आएगी। सॉरी। तो यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है, इससे हम लर्न करता हमारा यूज़र। तो इसलिए जितने भी बोर्ड आ जाएं वो वेबसाइट की यूजेज को, वेबसाइट की चीज़ों को कम नहीं कर सकते हैं, इसको अच्छा कर सकते हैं। कोई वर्ड वहाँ से टेक्नोसाइट सुन के आएगा ना बोर्ड से, वो उसकी वेबसाइट खोल के ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। सही है। उसके बाद कोई क्वेश्चन? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन स्टिल नहीं होगी क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं ना, ऐसे सेमेस्टर गुजर जाता है तो हमें बहुत चीज़ें पढ़नी है अभी। तो नेक्स्ट, अभी यहाँ तक नेक्स्ट जेएस एआई आ गया। मैंने हगिंग फेस आपको दिखाया, नेक्स्ट जेएस हगिंग फेस करके प्लेटफॉर्म है। सारे मॉडल इसके अंदर आप देखो, इंपोर्ट मॉडल फ्रॉम दिस, और सारा उसके अंदर आपके अंदर, यानी कि इसके अंदर पास बहुत सारा डिफरेंट जो है वो मॉडल्स की लिस्ट है जिसमें आप इंपोर्ट कर सकते हो।
जितने भी मॉडल हगिंग फेस पे हैं वो सारे नेक्स्ट.js में चल सकते हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग पाइथन। लेकिन स्टिल हम वो टूल सीखेंगे, क्योंकि मैंने वही बात आपको एक दिन पहले भी की थी जब मैं पढ़ा रहा था। एक दरख्त को काटने के लिए दो टूल हैं, एक चाकू है और एक कुल्हाड़ा है। तो हम किससे किस चीज़ को काटेंगे वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम नेक्स्ट.js से फुल मतलब कस्टमाइजेबल एआई करना चाह रहे हैं तो समझो हमारे हाथ में चाकू है, तो अगर हमारे हाथ में कुल्हाड़ा आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, तो हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे वहाँ पे। तो इसलिए स्टिल हम उसके एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन जितना आपको एआई के अंदर चीज़ें चाहिए वो नेक्स्ट.js के अंदर भी हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अच्छी तरह एक्सपर्टीज कर लो, आप इसी में एआई भी लगा सकते हो, इसी में ब्लॉकचेन लगा लोगे। ब्लॉकचेन तो करेंगे इसमें ना सारी, इसी में इसी में ब्लॉकचेन लग रही होगी, इसी में एआई लग रही होगी, इसी में सारे काम हो रहे होंगे, तो बड़ा आसानी होगी हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड टू दी नेक्स्ट.js। ऑल गुड।